स्टेबलाइजर किसी भी इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ऑपरेट करने के लिए एक निश्चित ऑपरेटिंग वोल्टेज की आवश्यकता होती है जिस पर वह सही से कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर वह वोल्टेज क्या होता है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम हो जाता है या अधिक हो जाता है तो भी क्या होगा कि इक्विपमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज से वोल्टेज कम हो जाता है तो कंपोनेंट के जो पार्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो कंपोनेंट के पार्ट्स हैं वह धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ऑपरेटिंग वोल्टेज से क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उस प्रेशर को वह कंपोनेंट जो है सहन नहीं कर पाएंगे और खराब हो जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दोनों कंडीशन में भी यानी वोल्टेज कम होने पर भी इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं और अधिक होने पर भी क्या हो सकता है कि उपकरण खराब हो सकते हैं, इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। इसलिए उसको सही से कार्य कराने के लिए क्या करते हैं, एक निश्चित ऑपरेटिंग वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्या कहते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर। यानी अपने आवश्यकता के अनुसार जितना उसको जरूरत है इक्विपमेंट को वह क्या करता है, यानी कि रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करता है वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या बनाया गया, सबसे पहले तो एक मैनुअल था। जब कम हो रहा था वोल्टेज तो उसको बढ़ा दिया जाता था, तो जब बढ़ जाता था तो क्या होता था, काम करता था। लेकिन जब इनपुट में ही वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा तो आउटपुट उसको और बढ़ा के करेगा, जिससे इक्विपमेंट खराब हो जाता था। तो क्या किया गया कि उसके बाद जो है ऑटो कट का प्रयोग किया जाने लगा। और ऑटो कट प्रयोग किया जाने लगा तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा होता है, जितना अपन सेट कर दिया वोल्टेज उससे जैसे ही ज्यादा होगा वैसे ही क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और फिर जब तक वो डिस्कनेक्ट जब तक वो डिस्कनेक्ट किया रहता है जब तक जाकर हम उसको कम करते हैं। जब हम कम कर देते हैं यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर कर देते हैं तब वहां से फिर सप्लाई आउट होने लगता है। तो फिर सोचा गया है कि जब ये ऑफ हो जाता है, कट ऑफ कर देता है, तो क्या होता है, फिर जाके कम करना पड़ता है। कभी-कभी तो पता भी नहीं चलता है कि ऑटो यानी कि लाइट सप्लाई गया है कि ये ऑटो कट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए एक जुगाड़ लगा दिया जाता है, एक टेक्निक लगा दिया जाता है कि बजर लगा दिया जाता है कि जैसे ही सप्लाई क्या हो जाए ऑटो कट कर दे स्टेबलाइजर, वैसे ही क्या हो जाए कि वह इंडिकेटर यानी कि बजर आवाज करना शुरू कर दे। लेकिन फिर भी जाकर उसको कम जब तक नहीं करेंगे तब तक वो सप्लाई आउट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए कि बार बार जाकर उसको कम करना पड़ता है, तो ऐसा किया जाए कि कम से हमको क्या करना पड़े, कम हो तो अपने आप वो अधिक कर ले और जब अधिक हो तो अपने आप कम कर ले। तो उसके लिए क्या हो गया, ऑटोमेटिक का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो इसमें एक मैनुअल हो गया, मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। दूसरा हो गया ऑटो कट। और तीसरा हो गया ऑटोमेटिक। वोल्टेज ठीक है, मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इसका तो प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मैनुअल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अब ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है, ये ऑटो कट है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर नीचे है। तो इसमें क्या होता है, ऑटो कट में जितना आपको सेट कर दिया जाता है उससे ज्यादा होता है तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है। और इसमें क्या होता है कि ज्यादा होता है तो कम कर देता है, कम है तो ज्यादा कर देता है। इस तरह से कार्य करता है। इसमें आपको जाकर बार बार घुमाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कम और अधिक करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम आपको पहले ये ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर कनेक्शन डायग्राम बताते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। वोल्टेज ऑटो कट, ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का मतलब घटाने बढ़ाने का काम करता है। किसको घटाने बढ़ाने का काम करता है, तो वोल्टेज।
हमने बताया ना कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस से क्या होता है। वोल्टेज जो है दबाव होता है, करंट क्या होता है, बहाव होता है, और जो रुकावट करता है, उत्पन्न करता है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है समतल, इससे पहले हम आपको बताए भी थे। अब इसमें कांच की गोली रखा हुआ है, तो आगे जाएगा नहीं, तो इसके लिए दबाव देते हैं। जो दबाव देते हैं वही वोल्टेज हो गया समझ लीजिए। अब उस दबाव से ये आगे की तरफ जाएगा, ये हो गया करंट। और जब ये आगे जाएगा तो यह इसका माध्यम इस्तेमाल अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो दबाव कम या अधिक होगा तो हमारा उपकरण को पूरा प्रभाव पड़ेगा, करंट फ्लो बढ़िया से नहीं करेगा। तो इसलिए इसको क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेबलाइज किया जाता है, अपने आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक किया जाता है। तो इसमें क्या, जो दबाव होता है वो वोल्टेज होता है, जो बहाव होता है वो करंट होता है, और ये रेजिस्टेंस होता है। करंट जो है क्या होता है, जो बहता है, पानी बहेगा तो उसे क्या कहेंगे, वाटर करंट। एयर बहता है उसे क्या कहेंगे, एयर करंट। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर दबाव दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी वोल्टेज, और पानी के ऊपर पानी का दबाव रहता है उसे क्या कहेंगे, वाटर प्रेशर। एयर के ऊपर एयर का दबाव रहता है उसे एयर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे है हम इसको वोल्टेज को रेगुलेट करते, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ठीक है, इसके लिए इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर आप जानते ही है, आप लोग को बताया गया था कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर यंत्र या मशीन है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। यानी ट्रांसफार्मर जो है उसमें घूमने वाला कोई भी पार्ट्स नहीं है, समझा ना। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है। वह जब हम एक वायर को सप्लाई देते हैं तो उसके पास रखे जो दूसरी कुंडली है उसमें की इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाता है, और उसमें सप्लाई उत्पन्न होने लगता है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता है। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, और यहाँ हम सप्लाई दिए और यहाँ से सप्लाई आउट करना है, तो यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा, ये कम नहीं होगा। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ एक्सजेट, तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज होगा। लेकिन अगर यहाँ 220 वोल्ट है तो यहाँ 12 वोल्ट भी हो सकता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है। जितना का चार्ज होता है ट्रांसफार्मर बनाते हैं उतना ये सप्लाई आउट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। 8 लीड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब इसको रेगुलेट कराने के लिए इसमें एक रोटरी स्विच लगा देते हैं। अब रोटरी स्विच का जो पॉइंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक को 1 से जोड़ देते हैं, 2 को 2 से जोड़ देते हैं, 3 को 3 से, 4 को 4 से, और 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से, और 8 को 8 से जोड़ देते हैं। जब बाइंडिंग करते हैं तो ये जो है पतला तार से बाइंडिंग करते हैं और एक मोटा तार से बाइंडिंग करते हैं। इसलिए इसका एक लास्ट सिरा और इसका एक प्रारंभ वाला सिरा एक जगह रहेगा, वो 1 नंबर हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला सिरा जो होगा वो 8 नंबर होगा, तो सबसे लास्ट में एक ही तार रहेगा। जैसे पहचान में समझा ना, पहचानेंगे कैसे, एक पतला और एक मोटा तार रहेगा तो समझ लीजिए 1 नंबर होगा। ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और लास्ट वाला जो है एक ही तार रहेगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आउट हो जाता है। ठीक है, आउट तो सब होते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ हमारा क्या है, सिलेक्टर स्विच जिसको रोटरी स्विच कहते हैं, जितना पर घुमाएंगे उससे कनेक्ट होगा, उससे सप्लाई आउट होगा। यहाँ पर सप्लाई आउट कराने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सॉकेट लगा देते हैं।
यहाँ पर क्या होता है, एक फ्यूज होगा। सबसे पहले हम फ्यूज लगा देते हैं, यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लगा देते हैं। और एक टू वे स्विच लगा देते हैं। इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, डीपी स्विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल पोल डबल टैग स्विच का, उसका भी हम कनेक्शन बता देंगे। तो यहाँ से फेज सप्लाई फ्यूज में जाएगा और फ्यूज से यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच में जाएगा और ऑन ऑफ स्विच से निकलकर ये चला जाएगा टू वे स्विच पर। और ये वाला भाग जो है हम क्या करते हैं कि एक नंबर पर दे देते हैं और ऊपर वाला भाग जो है एक नंबर पर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और क्योंकि हमारा रिले है तो रिले जो है वह इस तरह का रिले हम प्रयोग करते हैं। ये मैग्नेटिक कॉइल हो गया इसका। तो ये रिले जो है हमारा डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है, ठीक है। इसलिए डीसी सप्लाई चाहिए और ये कम पोटेंशियल पर कार्य करता है, तो इसलिए कम पोटेंशियल के लिए हमारे पास यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 909 यानी कि 18 वोल्ट का हो सकता है, होता है 18 वोल्ट का। अब यहाँ पर जो है न्यूट्रल सप्लाई, देखिए यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई यहाँ आ गया और यहीं से न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से आउट होकर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सप्लाई जो है ये पोल पर जाएगा और पोल से ही यहीं से सप्लाई क्या यहाँ से दे दीजिए तो पोल पर और ट्रांसफार्मर में चला गया। एनसी सप्लाई से एनसी सिरे से निकलकर सप्लाई ये आ जाएगा कहाँ पर, तो सॉकेट में। ये एनसी यानी कि नॉर्मल पोल ये हमेशा इससे जुड़ा रहेगा, ये एनसी हो गया, ये पोल हो गया और ये ओसी हो गया, या एनओ भी कह सकते हैं इसको, एनओ भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहां से न्यूट्रल सप्लाई यहां चला गया और यही न्यूट्रल सप्लाई हम यहां से सीधे क्या कर सकते हैं कि यहां पर दे देते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई देखिए यहां से कॉमन पे चला गया स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के, फिर यहां से जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है यहाँ लगाया गया है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रॉनिक प्लेट पे जाता है और इलेक्ट्रॉनिक प्लेट से यहाँ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से सप्लाई आउट होकर निकल कर जाता है, यहाँ से जोड़ दिया जाता है, यानी कि रिले की जो मैग्नेटिक कॉइल है उससे जोड़ दिया जाता है और यहाँ से डायोड से सीधे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आ जाता है मैग्नेटिक कॉइल पर, ठीक है। और ये रिले है एनसी, एनसी को मतलब नॉर्मल पोल, पोल हो गया, एनओ हो गया, ये आउटलेट सॉकेट हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया। ये यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ इस तरह का, इसको जीनर डायोड कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर डायोड हो गया और ये क्या हो गया यानी कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस है और ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। जीनर डायोड का काम क्या है कि जब सप्लाई ये 9 वोल्ट का होता है, जब सप्लाई क्या हो जाए कि इससे 9 वोल्ट का है तो जब इससे ज्यादा सप्लाई जब होता है तो अपने रास्ते को खोल देता है, यानी कि ये वाल्व के रूप में काम करता है, ये भी वाल्व है। तो ये जो है IN 4007, क्योंकि हम क्या करते हैं एसी को डीसी बनाना होता है तो ये डायोड का प्रयोग करते हैं और ये डायोड IN 4007 या IN 4001 ये जो है पावर सप्लाई के लिए, मतलब कि एसी को डीसी बनाने के लिए अलग अलग एम्पियर में आएगा लेकिन नंबर यही रहेगा, IN कोड से शुरू होगा। और ये कैपेसिटर हो गया जो सप्लाई में होने वाले फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेगा, और ये रेजिस्टेंस है और ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर का काम है स्विचिंग क्रिया करना, ठीक है। एक बार कनेक्शन आप समझिए, पहले न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन समझिए कहां कहां जा रहा है न्यूट्रल लाइन। देखिए न्यूट्रल लाइन यहां से अब डायरेक्ट यहां दे दे चाहे यहां दे, तो
तो यहाँ से जो है कॉमन होते हुए ये जाएगा कहाँ पर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर, और यहीं से जो चला गया दोनों इंडिकेटर पर, ये ग्रीन और रेड इंडिकेटर है, और यहाँ से चला गया है आउटलेट सॉकेट में, और आउटलेट सॉकेट से चला गया है एक वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर सप्लाई फ्यूज में गया, फ्यूज से होते हुए जो है ऑनर स्विच में गया, ऑनर स्विच से आउट होकर इसके सेंटर पॉइंट पे गया, और ये क्यूए स्विच है, क्यूए स्विच के नीचे वाले भाग को 8 नंबर से जोड़ देते हैं, ऊपर वाले भाग को 1 नंबर से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वन पोल एटवे रोटरी स्विच है, यानी एक पोल है 8 इसके रास्ते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वन पोल एटवे रोटरी स्विच कहते हैं। एटवे माने 8 रास्ते वाले। ठीक है, यहाँ पोल से कनेक्शन फिर सप्लाई आउटपुट कहाँ जाएगा, तो रिले के पोल पर जाएगा, और यहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाएगा, और यहाँ से जो एनसी से आउट होगा सप्लाई वो जाएगा, एनसी मतलब नॉर्मल क्लोज, हमेशा क्लोज रहेगा, जब तक मैग्नेट नहीं बनेगा तब तक ये क्लोज रहेगा, इससे पोल से सटा हुआ रहेगा, और यहाँ से चला जाएगा, देखिए यहाँ से चला गया ये ग्रीन इंडिकेटर में, और यहाँ से चला गया ये आउटलेट सॉकेट में, और वोल्टमीटर में चला गया। ठीक है, और यहाँ पोल एनो से दिख रहा है ना, एनो से सप्लाई है रेड इंडिकेटर में दे दिया गया है, ये कनेक्शन हो गया। काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि मैं वोल्टेज बढ़ा, तो वोल्टेज जब बढ़ेगा यहाँ से, तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो है यहाँ पर भी आएगा, पोल पर आएगा, और पोल से आउट होकर ये एनसी पर जाएगा, और एनसी से सप्लाई जो है आउटलेट सॉकेट पर चला जाएगा। तो यही जो पोल पर जाएगा सप्लाई, यही चला जाएगा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट पर ये 18 वोल्ट आउट कर रहा है। मान लीजिए ये 18 वोल्ट आउट कर रहा है, तो इधर वोल्टेज बढ़ेगा तो इधर भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो जब इधर वोल्टेज बढ़ेगा तो उस कंडीशन में यह जो है ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर का काम क्या है, यहाँ से तो पॉजिटिव सप्लाई सीधे आकर चला गया इस पर, नेगेटिव के मैग्नेटिक पर, तो देखिए यहाँ से ये डायोड को पॉजिटिव सप्लाई से, पॉजिटिव से होते हुए पॉजिटिव सप्लाई ये आ गया यहाँ पर, क्योंकि जब ये ट्रांसफार्मर से जब आउट होगा तो एसी होगा, और ये जो डायोड से जो गुजरेगा तो ये डीसी बन जाएगा। तो डीसी से पॉजिटिव सप्लाई सीधे आकर मिल गया हुआ है यहाँ पर मैग्नेटिक कॉइल पर, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं मिल रहा है। तो नेगेटिव नहीं मिलेगा तो नेगेटिव यहाँ से सीधे ट्रांजिस्टर में गया है। ट्रांजिस्टर का जो है ये एमीटर है, और ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो एमीटर पर सप्लाई यहाँ पर इन हुआ है, लेकिन कलेक्टर से सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। कलेक्टर से सप्लाई आउट तब होगा जब जो ये जीनर डायोड लगाया गया है। ठीक है, ये जीनर डायोड है, और यहाँ पर जो एक सप्लाई दिया जाएगा, बेस बायसिंग किया जाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई जब दिया जाएगा तब यहाँ से नेगेटिव सप्लाई निकल कर कलेक्टर से आउट होगा, और जब कलेक्टर से आउट होगा तब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो पोल को क्या करेगा, खींच के इससे कनेक्ट करा देगा, पोल को खींचकर इससे कनेक्ट करा देगा। तो जब पोल यहाँ से खींचकर इसमें आ जाएगा एनो से, तो ये जो है क्या होगा, एनसी इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ग्रीन जो इंडिकेटर है वो ऑफ हो जाएगा, और रेड इंडिकेटर प्रकाशमान हो जाएगा, और सप्लाई यहाँ से आउट होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब वोल्टेज कम होगा, एडजस्ट वोल्टेज से हम वोल्टेज हम कम करते हैं, तो जब वोल्टेज कम करेंगे तो यहाँ पर पोल पर भी वोल्टेज कम होगा, तो यहाँ पर भी पोल पर का ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कम हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कम आउट होगा। तो जीनर डायोड जो लगाएगा 9 वोल्ट से वोल्टेज जब कम होगा, तो इसके जो है बेस पर अतिरिक्त बेस बायसिंग नहीं करेगा, और जब बेस बायसिंग नहीं करेगा तो कलेक्टर से सप्लाई आउट होना बंद हो जाएगा, और ये जो है क्या होगा, इसको मैग्नेटिक कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। पॉजिटिव तो मिल रहा है, नेगेटिव मिलना बंद हो जाएगा। जब नेगेटिव मिलना बंद हो जाएगा तो ये मैग्नेटाइज हुआ है वो ऑफ हो जाएगा, तो पोल अपने आप जाके सट जाएगा इससे एनसी से, और फिर उस समय क्या होगा, ग्रीन इंडिकेटर जो है प्रकाशमान हो जाएगा, और यहाँ से सप्लाई आउट हो जाएगा, जिससे वोल्टमीटर बन जाएगा, और प्लस आउटलेट सॉकेट से सप्लाई आउट होता है। तो इस तरह से कार्य करता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है यहाँ पर डीपी-डीटी स्विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डीपी-डीटी स्विच यानी डबल पोल डबल टैग स्विच। ठीक है, डीपी-डीटी यानी डबल पोल डबल टैग स्विच। ठीक है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम कल बता देंगे, नेक्स्ट टाइम बता देंगे। ठीक है।